अपने सपनों का जीवन जीना। कई लोगों के पास सपने नहीं होते, मेरे अमीर डैडी ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि सपनों में पैसे खर्च होते हैं। मेरी पत्नी किम और मैं एक सभा में गए जहाँ एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अग्रणी लीडर अपने 17,000 वर्ग फुट पर बने महल, 8 कारों के गैरेज और उसमें खड़ी होने वाली 8 कारों, उसकी लिमोसिन और इसी तरह के दूसरे विलासिता के सामानों का प्रदर्शन कर रहा था। घर और आलीशान वस्तुएं प्रभावित करने वाली थीं, परंतु मुझ पर इससे भी ज़्यादा प्रभाव इस बात पर पड़ा कि जिस घर में वह रहता था उस सड़क का नाम उसी आदमी के नाम पर रखा गया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने किस तरह सरकार को इस बात के लिए राजी किया, तो उसका जवाब था, यह आसान था। मैंने एक नए स्कूल और लाइब्रेरी बनाने के लिए दान दिया। जब मैंने ऐसा किया तो सरकार ने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी कि इस सड़क का नाम मेरे परिवार के नाम पर रखा जाए। इस बिंदु पर मुझे यह एहसास हुआ कि उसका सपना मेरे सपने से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने कभी यह सपना नहीं देखा कि मेरे नाम पर किसी सड़क का नाम रखा जाए या मैं कभी स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने के लिए दान दूं। उस रात को उसके घर से लौटते समय मैंने यह महसूस किया कि मुझे अपने सपनों का आकार बढ़ाना चाहिए। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में मैंने यह महत्वपूर्ण फायदा देखा है कि वे सपनों के लिए काम करने के महत्व पर जोर देती हैं और उन्हें पूरा करने में आपकी मदद भी करती है। हम जिस आदमी के आलीशान घर को देखने गए थे, वह केवल दिखावे के लिए अपने घर की नुमाइश नहीं कर रहा था। वह और उसकी पत्नी लोगों को अपनी जीवन शैली के बारे में इसलिए बता रहे थे ताकि दूसरे लोग अपने सपनों को जीने के लिए प्रेरित हो सकें। बात बड़े घर या कारों की या उसकी कीमत की नहीं थी, बात तो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देने की थी। रिच डैड पुअर डैड में मैंने लिखा है, मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे, हम इसे नहीं खरीद सकते। मैंने यह भी लिखा है कि मेरे अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे इस तरह की बातें करने से मना किया था। इसके बजाय वे हमसे यह कहने की उम्मीद करते थे, मैं इसे खरीद सकता हूँ। हालांकि दोनों ही वाक्य साधारण हैं, परंतु मेरे अमीर डैडी की नज़र में दोनों में बहुत बड़ा फर्क और बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। उनका कहना था, खुद से यह पूछने से कि मैं इसे किस तरह से खरीद सकता हूँ, आपको बड़े सपने देखने की अनुमति मिल जाती है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सपने की हत्या करना चाहते हों। इससे बुरा कुछ भी नहीं है कि आपका कोई दोस्त या आपका चाहने वाला प्रियजन आपके सपने की हत्या कर दे। ऐसे लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझकर इस तरह की बात कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई तुम यह नहीं कर सकते। नंबर 2, देखो बहुत रिस्क है, इस काम में बहुत रिस्क है, ये बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम्हें पता है कितने सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं? नंबर 3, जॉन बेवकूफ़ी की बातें मत करो, तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार आते कहाँ से हैं यार, कैसे कर जाओगे आप इस काम को? अगर ये इतना बढ़िया विचार है तो इसके पहले किसी और ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया? नंबर 5, अरे मैंने सालों पहले ऐसा करके देखा है, मैं तुम्हें बता दूं कि यह कभी सफल नहीं होगा। ऐसे ऐसे काम तो मैंने यार करके छोड़ रखे हैं। नंबर 6, पप्पू बेटा, ये बाल ना धूप में सफ़ेद नहीं हुए। हाँ, बहुत दुनिया देखी है, बहुत काम देखे हैं, इस चक्कर में ना पड़। मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरों के सपनों की हत्या करते हैं वे लोग वही होते हैं जिन्होंने पहले अपने सपनों की हत्या की है। Why ड्रीम्स इम्पोर्टेंस? सपने महत्वपूर्ण हैं। क्यों?
मेरे अमीर डैडी ने सपनों के महत्व को इस तरह से समझाया था। अमीर होना और बड़े घर में रह पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप लक्ष्य का पीछा करें, सीखें, बड़े घर को हासिल करने के लिए अपने व्यक्तिगत शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें। बड़े घर को हासिल करने की प्रक्रिया में आपके साथ क्या होता है, यह महत्वपूर्ण है। जो लोग छोटे सपने देखते हैं वे छोटे लोगों की तरह ही जिंदगी बिताते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने कहा था, घर महत्वपूर्ण नहीं था। मेरी पत्नी किम और मैं दो बहुत बड़े घरों के मालिक रह चुके हैं और मैं मानता हूँ कि घर का आकार या अमीर होना महत्वपूर्ण नहीं था। सपने का आकार महत्वपूर्ण था। जब मेरी पत्नी और मैं दिवालिया हो गए तब हमने यह लक्ष्य बनाया कि जब हमारे पास 10 लाख डॉलर से ज़्यादा हो जाएंगे तब हम एक बड़ा घर खरीद लेंगे। जब हमारे बिजनेस से हमें 10 लाख डॉलर से ज़्यादा की कमाई हुई तो हमने अपना पहला बड़ा घर खरीदा और फिर इसे जल्दी ही बेच दिया। हमने इसे बेच दिया क्योंकि हम एक नए सपने को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गए थे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो घर खरीदना और 10 लाख डॉलर कमाना हमारा सपना नहीं था। घर और पैसा तो इस बात के प्रतीक थे कि अब हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आज हमारे पास एक बार फिर एक बड़ा घर है और एक बार फिर हमारा घर उस सपने का प्रतीक है जिसे हमने हासिल कर लिया है। हमारा बड़ा घर हमारा सपना नहीं है। हमारा सपना तो खुद को उस प्रक्रिया से ले जाना है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अमीर डैडी इसे इस तरह से कहा करते थे, बड़े लोग बड़े सपने देखते हैं और छोटे लोग छोटे सपने देखते हैं। अगर आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सपने का आकार बदलने से शुरुआत करनी होगी। जब मैं कंगाल हुआ और मैंने अपनी ज़्यादातर संपत्ति गंवा दी तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, इस अस्थायी आर्थिक झटके के कारण अपने सपने का आकार कम मत होने देना बेटा। तुम्हारे सपने की झलक ही तुम्हें जिंदगी के इस कठिन दौर से बाहर निकाल कर ले जाएगी। उन्होंने यह और भी एक बात कही कि कंगाली अस्थायी होती है जबकि गरीबी स्थायी होती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, कंगाली अस्थायी होती है जबकि गरीबी स्थायी होती है। चाहे आप कंगाल हों पर अमीर बनने के सपने देखने में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। कई गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखना छोड़ दिया है। और मेरे दोस्त, सपने देखने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन सपने ना देखने की बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। जब मैं हाई स्कूल में था तब मेरे अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि सपने देखने वाले लोग 5 किस्म के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पीपल ड्रीमिंग। नंबर 1, स्वप्नदर्शी, जो अतीत के सपने देखते हैं। अमीर डैडी ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी महानतम उपलब्धियां अतीत में होती हैं, यानी जो समय उनका निकल चुका है उसमें उन्होंने कोई बहुत ही अलग ज़बरदस्त काम किया होता है। इसका एक उदाहरण है टीवी पर आने वाले एक सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सपने अतीत में छूट गए। मुंगेरी लाल जो अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करता है, जब वह एक फुटबॉल स्टार हुआ करता था, जब वह कॉलेज में पढ़ता था और उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच में लगातार 4 गोल दागे थे और वह अक्सर उसी मंजर को याद करता रहता है। अमीर डैडी कहती थे, जो आदमी अतीत के सपने देखता है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। फिर से जिंदा होने के लिए उस आदमी को अपने भविष्य का कोई सपना देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल मुंगेरी लाल ही ऐसा व्यक्ति हो जो अतीत के सपने देखता है।
इस तरह के और भी काफ़ी लोग होते हैं, जैसे वे लोग जो अब भी स्कूल में अच्छे नंबर लाने की, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने की, आर्मी में भर्ती होने की बात याद कर के खुश होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका जो बेस्ट समय था, उनका सर्वश्रेष्ठ समय निकल चुका है। नंबर 2, स्वप्नदर्शी जो केवल छोटे सपने देखते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, इस तरह के स्वप्नदर्शी केवल छोटे सपने देखते हैं क्योंकि वे विश्वास करना चाहते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं। समस्या यह है कि हालांकि वे जानते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं, लेकिन दरअसल वे उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाते। इस तरह के एक स्वप्नदर्शी होने का मतलब मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक मैंने एक आदमी से एक दिन यह नहीं पूछा, अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? उसका जवाब था, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहता हूँ। मैंने उसे 14 साल से नहीं देखा है और मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है, खासकर तब जब उसके बच्चे अभी छोटे हैं। यह यात्रा मेरे लिए एक सपना है। इस पर मैंने कहा, लेकिन कैलिफोर्निया जाने में तो बहुत कम खर्चा आएगा, लगभग $500, और वो यात्रा तो आप आज ही कर सकते हैं। मैं जाऊंगा मैं, पर आज नहीं, आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, अभी टाइम नहीं, जाऊंगा। इस आदमी से मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि इस तरह के स्वप्नदर्शी मेरे अनुमान से कहीं ज़्यादा संख्या में होते हैं। ये लोग ऐसे सपनों के साथ जीते हैं जो वे जानते हैं कि वे हासिल कर सकते हैं, परंतु इसके बाद भी वे अपने सपने को हासिल नहीं करते। बाद में आप इन लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं, अरे यार काश मैंने ये काम पहले कर दिया होता, अरे यार मैंने ये काम तब कर लिया होता, लेकिन मैं कभी भी इस काम को कर नहीं पाया, हाय अफसोस। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, इस तरह के स्वप्नदर्शी यूजुअली सबसे खतरनाक होते हैं। वे कछुओं की तरह जिंदगी बिताते हैं और जरा सी समस्या आने पर अपने आरामदेह खोल में घुस जाते हैं। अगर आप उनके कवच पर प्रहार करके उसमें झांक कर देखें तो प्राय अपना मुंह बाहर निकाल कर आपको काट लेंगे। यानी इसकी शिक्षा यह है कि आप इस तरह के स्वप्नदर्शी कछुओं को उनकी पसंद के सपने देखने दें। ज़्यादातर लोग वैसे भी कहीं नहीं जा रहे हैं और उन्हें इससे कोई खास परेशानी भी तो नहीं है। नंबर 3, स्वप्नदर्शी जिन्होंने अपने सपने हासिल कर लिए हैं और नया सपना नहीं बनाया है। मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझसे कहा था, 20 साल पहले मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। मैं डॉक्टर बन गया, पर अब मैं ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ। मुझे डॉक्टर बनने में आनंद तो आता है, परंतु कोई चीज़ है जिसकी कमी मुझे हमेशा खलती है। तो दोस्तों, यह एक ऐसे आदमी का एग्जाम्पल है जिसने सफलतापूर्वक अपने सपने को हासिल कर लिया है और इसके बाद भी वह अपने उसी सपने में जीवन बिता रहा है। बोरियत आमतौर पर इस बात की निशानी होती है कि अब एक नया सपना देखने का वक्त आ गया है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, कई लोग उन प्रोफेशनों में हैं जिनमें वे हाई स्कूल में सपने देखा करते थे। समस्या यह है कि हाई स्कूल से निकले हुए उन्हें कई साल गुजर चुके हैं। अब एक नया सपना देखने, नए रोमांच का वक्त आ गया है। नंबर 4, स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने तो देखते हैं परंतु उन्हें हासिल करने की योजना नहीं बनाते, इसलिए अंत में वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इस तरह के किसी न किसी आदमी को हम सभी लोग जानते हैं। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं जैसे, यार मेरे दिमाग में ना एक प्लान आया यार, बहुत ज़बरदस्त प्लान आया, एक ज़बरदस्त आइडिया आया है, और मैं वो जो आइडिया है ना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। या फिर वह कहता है, इस बार मैं चीज़ों को अलग ढंग से करूँगा। भाई साहब, जो समय निकल गया ना, भगवान अगर वो समय एक बार फिर से लौटा दे ना, भाई साहब अब देखना मैं उस काम को ना कैसे करके दिखाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि बस पूछो मत।
बस वो समय एक बार फिर से आ जाए, फिर से मौका मिल जाए मुझे। या फिर वो कह सकते हैं कि यार एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी आई है दिल्ली में, ठीक है, और भाई साहब उनको बंदों की ज़रूरत है यार, जो कुछ करना चाहते हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं बस वहाँ जाऊँ और उस मौके को हाथ से ना जाने दूँ यार। मेरे अमीर डैडी कहते थे बहुत थोड़े लोग अपने दम पर अपने सपनों को हासिल कर पाते हैं। इस तरह के लोग अक्सर बहुत ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं, परंतु वे अपने दम पर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बड़े सपने तो देखते रहना चाहिए, लेकिन एक ऐसी योजना और एक ऐसी टीम बना लेना चाहिए जो उनके सपनों को सच करने में उनकी मदद कर सके। नंबर 5, स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने देखते हैं, उन सपनों को हासिल कर लेते हैं और फिर बड़े सपने देखने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि हम में से ज़्यादातर इस तरह के व्यक्ति बनना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं तो ऐसा बनना चाहूँगा, आपका मुझे मालूम नहीं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का सर्वेक्षण कर रहा था, तो मेरे साथ एक बढ़िया चीज़ यह हुई कि मैं और बड़े सपने देखूंगा। यह बिजनेस लोगों को बड़े सपने देखने के लिए और उन बड़े सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि कई परंपरागत कंपनियां यह नहीं चाहती कि उनके कर्मचारी निजी सपने देखें, यानी अपनी बेहतर लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए वो अच्छे सपने देखें। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका दोस्त या जिस कंपनी के लिए वे काम कर रहे हैं, वह कंपनी उस व्यक्ति के सपनों की जानबूझकर हत्या कर देती है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन इसीलिए करता हूँ क्योंकि यह उद्योग ऐसे लोगों से मिलकर बना है जो सचमुच चाहते हैं कि लोग बड़े सपने देखें और फिर यह बिजनेस योजना बनाने, प्रशिक्षण देने, अनुशासित करने और समर्थन देने में उन लोगों की सहायता करता है ताकि वे अपने सपनों को सच कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बड़े सपने देखे हैं और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सपने देखने वाले दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ही बना है। आप शुरुआत में तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं, फिर जब आपका बिजनेस बढ़ जाए तो आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बड़े सपने देखे और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सपने देखने वाले दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ही बना है। आप शुरुआत में तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं, फिर जब आपका बिजनेस बढ़ जाए तो आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह एक ऐसा फायदा है जो हर एक को मिलना चाहिए। एक बिजनेस और इस बिजनेस के वे लोग जो दूसरे लोगों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करते हैं और मदद दिल से करते हैं। आपके बड़े सपने क्या हैं? दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। आप सोचने, सपने देखने और अपने सपनों को लिखने के लिए कुछ देर ठहर जाएं और अभी इसी समय आप पेन लीजिए और एक नोटबुक लीजिए और अपने सपनों को लिख लीजिए। आराम से लिखिए। जब आप अपने सपनों को लिख लें तो आप शायद अपने सपनों के बारे में किसी से बात करना चाहेंगे, अपने सपने शेयर करना चाहेंगे और ये वो होगा जिसके साथ आपका दिल बहुत मिलता होगा, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते पहचानते होंगे, आपकी ट्यूनिंग जिससे बहुत ज़बरदस्त होगी। ये वही व्यक्ति होगा जो वाकई में स्वयं तो सपने देखता ही है और उन्हें सच भी करता है, और उससे भी बड़ी बात ये कि वो आपके सपनों को भी सच करवाना चाहता है और इसमें वो आपकी हेल्प करेगा।
अब सवाल उठता है कि वो व्यक्ति कौन होगा। तो बॉस, यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि जिस भी व्यक्ति ने आपको ये ऑडियो क्लिप दी है वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। उस पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे हैं। पीछे 3 अतिरिक्त छुपे हुए फायदे दिए गए हैं, यानी मैं जो आपको बताऊंगा अभी मेरे जीवन की 3 बहुत महत्वपूर्ण महिलाएं इन अतिरिक्त छुपे हुए फायदों के बारे में बताएं। ऐसे फायदे जो बिजनेस बनाने में उनके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट। और पहली है मेरी पत्नी किम। किम ने विवाह और बिजनेस के लाभ के बारे में लिखा है। दूसरी है मेरी बिजनेस पार्टनर रिच डैड पुस्तकों की सह लेखिका शेरॉन एल लेक्टर। शेरॉन एल लेक्टर पारिवारिक बिजनेस बनाने के प्रभाव के बारे में काफी कुछ लिखती हैं। उनका बेटा फिलिप richdad.com के बिजनेस में काम करता है और वह इस बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस तरह से शेरॉन को, जो एक प्रतिभाशाली बिजनेस वूमेन है, अपने बेटे को बिजनेस की दुनिया में एजुकेट करने और उसको गाइडलाइंस देने में बहुत ज़्यादा समय भी लगाया है और उससे बहुत ज़्यादा लाभ भी हो रहा है। तीसरी है मेरी टैक्स सलाहकार डियॉन कैनेडी। डियॉन कानूनी टैक्स लूप होल्स के छुपे हुए लाभ बताएगी जो पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिल सकते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, टैक्स हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खर्चा होता है और अगर हम टैक्स में कुछ पैसा बचा लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारे पास हमारे बिजनेस, हमारे निवेशों, हमारे जीवन और खुद हमारे लिए अधिक धन होगा। थिंक अबाउट इट। रॉबर्ट और मेरी डेटिंग फरवरी 1984 में होनोलुलु, हवाई में शुरू हुई। उस शाम पहली डेट पर उसने मुझसे पूछा था, आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा था मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। उस वक्त मैं होनोलुलु में एक मैगजीन संभाल रही थी। रॉबर्ट ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको वह सिखा सकता हूँ जो मैं जानता हूँ और जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया है। उसी महीने हमने एक नया बिजनेस इकट्ठे शुरू किया। हमने एक अनोखा लोगो डिज़ाइन किया, इसे शर्ट और जैकेट पर लगवाया और हमने पूरे अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेचते हुए यात्रा की। इस बिजनेस का असली लक्ष्य 1 साल की हमारी एजुकेशन का खर्चा निकालना था। हमारा खर्चा क्या था? बिजनेस सेमिनार, मीटिंग्स और इधर से उधर जाने का खर्चा, देश भर में होने वाली कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह में भाग लेने का जो खर्च था यह है। और हम अगले बिजनेस की तैयारी कर रहे थे जो हम बनाने जा रहे थे। हमने अपना 1 साल का लक्ष्य पूरा कर लिया और अपना शर्ट और जैकेट का बिजनेस बंद कर दिया। हवाई में जो कुछ भी था वह सब हमने दिसंबर 1984 में बेच दिया। हम दक्षिणी कैलिफोर्निया चले आए और यहाँ हमारा नया बिजनेस बनाना शुरू किया। 2 महीने में ही हमारी सारी बचत खत्म हो गई। हम दिवालिया हो चुके थे। हमने एक दोस्त के दरवाजे खटखटाए और रात भर जगह देने का आग्रह किया, परंतु अफसोस, निराशा हाथ लगी। उस रात हम समुद्र के किनारे पर सोए। कई रातों को तो हम एक पुरानी उधार ली हुई खटारा टोयोटा में भी सोए। जी हाँ, टोयोटा में भी सोए। मेरे परिवार वालों ने सोचा कि हम पागल हो चुके थे। हमारे दोस्तों ने सोचा कि हम पागल हो चुके। यही नहीं, कई बार तो हमने भी सोचा और हमें भी लगा कि हाँ, कहीं हम सच में पागल तो नहीं हो गए। सच कहूँ तो मैं नहीं जानती थी कि हम इस मुश्किल में सफलतापूर्वक उबर पाए होते अगर हम दोनों इकट्ठे नहीं होते। ऐसी रातें थीं जब हम एक दूसरे को थामा करते थे तूफान में थोड़ा सा सहारा हासिल करने के लिए। क्या मैं डरी हुई थी? हाँ। क्या मेरा विश्वास डगमगा रहा था? हाँ। क्या मैंने कभी सोचा कि हम लोग यह नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल।
कई बार सोचा, कई बार लगता भी था कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। बहरहाल हमने संकल्प कर लिया था कि हम लोग चलते रहेंगे और हम चलते रहे। जिस चीज़ ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, बिजनेस बनाने का हमारा संकल्प, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था सैलरी के लिए दोबारा काम ना करने का संकल्प। हमने सोच लिया था कि नौकरी नहीं करनी, और उस बिंदु पर नौकरी हासिल करना बहुत आसान चीज़ होती थी। बहरहाल हमारे लिए यह पीछे लौट जाने की तरह होता। हम जानते थे कि हम क्या चाहते थे। हमें बस उस समय तक इस बात का पूरा पता नहीं था कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। और ऐसी स्थिति हम लोगों के जीवन में अक्सर आती है, सभी की ज़िंदगी में। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि हम पीछे नहीं लौटे, हम अपने सपने पर लगे रहे। हमने अपना बिज़नेस बनाया, एक इंटरनेशनल एजुकेशन बिज़नेस जो 7 देशों में काम कर रहा है। हमने 1994 में उस बिज़नेस को भी बेच दिया, और आज हमारा समय मुख्य रूप से निवेश करने और रिच डैड बिज़नेस में लगता है। मैं सचमुच क्या चाहती थी? एक बात थी जो मैंने रॉबर्ट को डेटिंग वाली पहली रात को नहीं बताई थी। अपने खुद के बिज़नेस के साथ मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो मेरा बिज़नेस पार्टनर भी हो। बिज़नेस बनाना पूरा समय ले लेता है। मैं चाहती थी कि मैं अपने पार्टनर से दूर होने के बजाय उसके करीब रहूं, क्योंकि अगर हमारे फोकस अलग-अलग होंगे तो हम एक दूसरे को कभी ठीक से नहीं समझ पाएंगे और हम अलग-अलग दिशाओं में चलते रहेंगे। मैं उन दिनों बहुत से विवाहित दंपतियों की तरह नहीं होना चाहती थी जिन्हें मैं रेस्टोरेंट में देखती थी, जो बस चुपचाप बैठे रहते थे क्योंकि उनके पास बातचीत करने के लिए कुछ नहीं होता था। रॉबर्ट और मेरी चर्चाएं आनंददायक होती थी, कुंठाजनक होती थी, प्रेमपूर्ण होती थी और झगड़े वाली भी होती थी, परंतु हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें होती थी। और मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि अपने बिज़नेस को बढ़ाते समय मुझे अपने व्यक्तित्व में जो विकास नज़र आया था, उसे मैं रॉबर्ट के साथ बाँट सकती थी। व्यक्तिगत विकास। जब मैं हमारे बिज़नेस के पहले वर्ष की तरफ मुड़कर देखती हूँ, तो मैं कहूँगी कि वह हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल था। तनाव चरम पर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। मेरा आत्म स्वाभिमान आहत हो चुका था और हमारे संबंध हमेशा शांतिपूर्ण नहीं थे। बहरहाल अब मुझे लगता है कि शायद यह हमारे साथ होने वाली सर्वश्रेष्ठ चीज़ थी। इस कठिन समय से गुजरने से हमें वह बनने में मदद मिली जो हम आज हैं। इसके परिणाम स्वरूप रॉबर्ट और मैं आज बहुत अधिक मजबूत, बहुत अधिक आत्मविश्वासी और निश्चित रूप से अधिक स्मार्ट हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा हमारे विवाह का प्रेम, सम्मान और खुशी मेरे सपनों से भी बढ़कर है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में कई दंपतियों को इकट्ठे बिजनेस बनाते हुए देखती हूँ। मेरे हिसाब से यह उन दंपतियों के लिए आदर्श बिजनेस है जो इकट्ठे बिजनेस करना चाहते हैं, और इसके कई कारण हैं। जैसे यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप दोनों पार्ट टाइम कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से समय का निर्धारण कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम दे सकते हैं। यह उद्योग परिवारों को इकट्ठे बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस बिजनेस में सबसे सफल कई लोग हस्बैंड वाइफ